उनको गोली लगी थी, 7 गोली लगी थी। सफदर मुंशी शेरशाबादी। अच्छा। तो उनको 7 गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल में वो ये हथकड़ी लगा करके हॉस्पिटल, हमारा शेरशाबादी भाषा में मैथिली भी है। अच्छा। सासाराम का इलाका, ये नेपाली भी है। हमारे शेरशाबादी भाषा में नेपाली का भी कुछ अंश है, कुछ शब्द मैथिली का बहुत है, संस्कृत भी आ जाता है और पंजाबी भाषा भी है और अफगानी भाषा भी है। 1576 में मुगल फौज और दाऊद खां कररानी और शेरशाबादी फौजों के एक मुश्त लड़ाई हुई, राजमहल की लड़ाई हुई। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। सीमांचल में लगभग 13 लाख से 15 लाख की आबादी शेरशाहवादियों की है, लेकिन इस शेरशाहवादी कम्युनिटी को हमेशा सवाल के दायरे में रखा जाता है। कहा जाता है कि ये बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से इन्होंने घुसपैठ किया है, इनके पास हथियार नहीं है। ये हमेशा सवाल होते रहे हैं। क्या सच में शेरशाहवादी बांग्लादेशी है? क्या शेरशाहवादियों का कोई अस्तित्व नहीं है? इन्हीं सारे सवालों को लेकर के हम फिलहाल हाजिर हैं। मास्टर मोहम्मद हजरत अली सर के साथ हम मौजूद हैं और जिन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है। किताब का नाम है शेरशाहवादी का संक्षिप्त परिचय। जिन्होंने लिखा है उनका नाम है मोहम्मद हजरत अली। सर हमारे साथ मौजूद है। उनके अलावा बहुत सारी किताबें और भी मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं। हमारे साथ मौजूद है सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाकई शेरशाहवादी जो कम्युनिटी है ये सच में बांग्लादेशी है? इनका कोई अस्तित्व है नहीं क्या? क्योंकि सीमांचल में ही हमेशा सवाल के दायरे में ये रहते हैं। क्या वजह है, थोड़ा सा बताएं आप। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल और जवाब है। बांग्लादेश में भी शेरशाहवादी हैं, बांग्लादेश में भी शेरशाहवादी हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे यहाँ के बहुत सारे शेरशाहवादियों के रिश्तेदार हैं। लेकिन असलियत ये है कि जितने भी बांग्लादेशी में शेरशाहवादी हैं वो उनका जड़ शेरशाहबाद से है। शेरशाहबाद से है। तो शेरशाहबाद से ही बांग्लादेश में आज शेरशाहवादी को देखे जाते हैं। अमेरिका में भी शेरशाहवादी हैं, पाकिस्तान में भी शेरशाहवादी हैं, सऊदी अरब में भी थोड़ा सा गांव शेरशाहवादी है, इंग्लैंड में भी एक ये शेरशाहवादी का ये है ये निवास स्थान। तो बिहार, ये शेरशाहबाद जो आप बोल रहे हैं ये फिर कहाँ है? शेरशाहबाद पुराने ज़माने में जब ये मुगल पीरियड था, हुमायूं के ज़माने में 1539 में जब चौसा की लड़ाई हुई, 26 जून 1539 को जो चौसा की लड़ाई हुई, जिसमें हुमायूं हारे और ये शेरशाह सूरी जीते। शेरशाह 1539 में ही वो जानते थे कि बंगाल जो है वो बंगाल, आज का बंगाल, बांग्लादेश भी साथ में था। आज जो बांग्लादेश कहा जाता है वो बांग्लादेश बंगाल में ही था। और जब ये अकबर या हुमायूं या ये शेरशाह के ज़माने में बंगाल एक ही था, तो बंगाल एक ही था। तो उस वक्त मालदा नहीं था, गोड़ था। अच्छा, गोड़ था। पहले ट्रेन भी चलती थी। गोड़ अभी भी एक गाड़ी है। और गोड़ शहर भी है। 1537 में जब ये हुमायूं आए, उसमें वहाँ शेरशाह के लोगों को जब पराजित करने के लिए 1537 में जब आए और शेरशाह के लोग जो वहाँ थे वहाँ से भागे, तो वो रह गए और इतना उनको आनंद लगा, उनका नाम जन्नताबाद रख दिया। अच्छा। आम जो उसको मंजर आया हुआ था, महक इतना था, इतना उनको अच्छा लगा था, उसका नाम जन्नताबाद रख दिया। लगभग 7 महीना रहे हुमायूं। अच्छा। और जब इतने में खबर आई कि शेरशाह दिल्ली तक कब्जा कर रहा है। अच्छा। हाँ, दिल्ली तक कब्जा कर, रास्ता घेर रहा है, तो फिर वो जल्दी में निकले। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के मैदान में लड़ाई हुई, जो बिहार और ये उत्तर प्रदेश के सीमा पर पड़ता है। वहाँ लड़ाई हुई, उसमें हुमायूं हारे और बुरी तरह से हारे और उनकी एक बीबी भी डूब कर मर गई। तो कन्नौज की लड़ाई में ये शेरशाह जीते और वो मजबूर होकर उनको भाग जाना पड़ा और पूरे भारत का बादशाह बन गए। तो वो जानते थे कि बंगाल जो है वो राजनीतिक केंद्र है, वो पूरे भारत का केंद्र बिंदु है कि शासक को परेशान करने का। अच्छा। तो उन्होंने सोचा, उसमें भी वो जान रहे थे मालदा इलाका जो है, मालदा मुर्शिदाबाद इलाका बहुत ही इसमें आगे है। तो सोचे कि वहाँ हम एक फौजी कैंप का स्थापना कर दें तो कंट्रोल करने में आसानी होगी। शेरशाह सूरी ने एक शहर बसाया जो अपने नाम से शेरशाहबादी रखा होगा, शेरशाहबाद रखा। अच्छा, 1539 शेरशाहबाद 1539 ईस्वी को वो शहर का नाम
उस जगह का नाम शेरशाबाद रखते हुए अपना कुछ फौजी टुकड़ी वहाँ रख दिए। 1541 में शेरशाबाद को शेरशाबाद परगना बना दिए। अच्छा, वो परगना का रूप ले लिया। आज भी मालदा जिला का 46वां या 47वां परगना शेरशाबाद है। अभी भी शेरशाबाद परगना है मालदा जिला। तो अकबर बैरम खां के संरक्षण में वो शासन करने लगे और बैरम खां के मरने के बाद वो पूरे भारत का असल शासक बन गए, ये निरंकुश शासक बन गए। उन्होंने देखा कि बंगाल को कब्जा किए हुए है शेरशाह सूरी का अभी भी उत्तराधिकारी अभी भी कब्जा किए हुए है, और शेरशाह सूरी का जो बनाया हुआ स्थापित किया हुआ शेरशाबाद अभी भी हमारा विरोध कर रहा है। अच्छा, तो वो भेजे फौज को और वो लड़ाई हुई 1576 में। ये राजमहल की लड़ाई हुई। दाऊद खां कर्रानी जो अफगानी थे, ये पठान थे, वो शेरशाबादियों को अपने पक्ष में मिला लिए थे। अच्छा, और दोनों को मारने के लिए, दोनों से लड़ने के लिए ये अपने साथ मिला लिए शेरशाबाद को। तो 1576 में मुगल फौज और दाऊद खां कर्रानी और शेरशाबादी फौजों के एक मुश्त लड़ाई हुई, राजमहल की लड़ाई हुई और वो हार गए। शेरशाबादी और दाऊद खां कर्रानी मारे गए। अच्छा, और शेरशाबाद हारे, शेरशाबादी फौज हारे, शेरशाबाद का विनाश हुआ, शेरशाबाद शहर का विनाश कर दिए। शेरशाबादी लोग, उनके जो ये फौजी खानदान थे, फौजी वंशज थे, जान बचाने के लिए वो दियारा इलाका जहाँ की पुलिस नहीं पहुँच सकती है, फौज नहीं पहुँच सकती है, नदी किनारे गंगा या वहाँ महानंदा नदी के किनारे जो दियारा इलाका था या जंगल का इलाका था, वहाँ जाके बस गए। ये सवाल अभी मैं पूछने ही वाला था कि असल में ये शेरशाबादी जो कम्युनिटी है, इनका गांव अगर देखा जाए, इनका गांव ज्यादातर नदी के किनारे है। इतना जंगली इलाके में वो रहते हैं। दूसरी बात, वो गरीब भी है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो जो ये काफी समृद्धशाली थे जात, हाँ, ये बिरादरी काफी समृद्धि में थे। जब ये 1576 की लड़ाई नहीं हुई थी, हाँ, अपने आप को उस वक्त भी अपने आप को ये शेरशाह का वो ये वफादार मानते थे। लेकिन जब उनका पतन हो गया, शेरशाबाद का जब विनाश हो गया, पतन हो गया, वो लोग भागे वहां से जान बचाने के लिए। तो वो सोचे कि ऐसी जगह में भागे जहाँ पुलिस फौज नहीं पहुंच सके। अच्छा, तो नदी का ये बहुत बड़ा कि वो इलाका में जा ही नहीं सकते थे, दियारा इलाका में भागे और जंगल का वो सहारा ले लिए। और वो अपना नाम को बचाए रखने के लिए कहा हम लोग विभिन्न जगहों में फैल जाते हैं। अच्छा, एक जगह में हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन इस एक जगह से में रहने से क्या होगा, हमारा आजीविका जो है, खाने पीने का भी दिक्कत होगा और ये कभी भी हमला होगा तो एक साथ मर सकते हैं। अच्छा, एक साथ हमारा विनाश नहीं हो, इसलिए वो लोग विभिन्न इलाकों में बस गए और कहा कि अपना एक नाम पहचान भी बाकी रहे, इसलिए अपना नाम कहा कि हम शेरशाबाद से भागे हुए हैं, अपना नाम जब भी जरूरत पड़े, कहीं भी बोलना हो, शेरशाबादी कहना। तो ये बधिया, मलधैया, ये जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, फिर ये क्या इसमें है? जो है, हाँ, शेरशाबादी निहत्था थे। अच्छा, वो बिना पैसे की जमीन, जहाँ पैसा ही नहीं लगता था, कोई पैसा नहीं लगता था, उस जमीन को आबाद किए। अच्छा, और जमींदार बोले कि हमको सिर्फ टैक्स दो। अच्छा, तो उस जमीन में बसे। तो निहत्था थे, नाव चलाने में, नदी किनारे, इसलिए नाव चलाने में माहिर है, मछली पकड़ने में माहिर है, अभी भी है जी। तो वो इलाके में बसे और ये गरीब हो गए, क्योंकि सरकार का संरक्षण नहीं रहा और वो तो सरकार से छुप रहे थे। अच्छा, छुप रहे थे। और उस इलाका में ये सरकारी सुविधा पहुंचना मुश्किल था, सरकारी सुविधा पहुंचना भी मुश्किल था। वहाँ ना स्कूल, कॉलेज, ना मदरसा हो सकता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग ये लोग अनपढ़ जाहिल हो गए। शेरशाबाद पूर्णिया जिला में था उस वक्त। तो इसका मतलब ये हो कि जो पूर्णिया में, ये जो अररिया में जो लोग हैं, ये किशनगंज में जो लोग हैं, ये यही के बाशिंदे हैं। फिर तो असल में जो है पूर्णिया जिला का बाशिंदा, असल जो है 1770 में जब पूर्णिया जिला का गठन हुआ था, इसका पूर्वोत्तर सीमा दार्जिलिंग था। अच्छा, इतनी दूरी और पूर्वी इलाका था जो बांग्लादेश में शिवगंज भोलाहाट है, वो पूर्णिया में था। ये शिवगंज भोलाहाट अभी तो बांग्लादेश में है। अच्छा। और पूर्णिया का 2 थाना था। वो 30-43 साल के बाद मालदा जिला का गठन हुआ। तो 43 में उसमें पूर्णिया जिला से शिवगंज, भोलाहाट
गोरगरीबा या गुड़गुड़ी, जिसको कि आज हरिश्चंद्रपुर कहते हैं, वो 4 थाना पूर्णिया जिला से लिया गया था। अच्छा। और ये दिनाजपुर जिला से 2 थाना लिया गया था। राजशाही जिला से 2 थाना लिया गया था। राजशाही अभी बांग्लादेश में पूरा। तो पूर्णिया जिला में ही शेरशाहबाद, आज जो शेरशाहबाद जो शहर बसाए थे शेरशाह सूरी ने 1539 ईस्वी में, शेरशाहबाद परगना बनाया था 1541 ईस्वी में, वो इलाका पूर्णिया जिला में ही था। एक बात है कि जब शेरशाहबाद जब बसाया गया था तो वहां से अभी जो शेरशाहबादी वो बांग्ला बोलते हैं जी, उनकी जो भाषा है वो बांग्ला है, लेकिन क्या इसके पीछे का कारण है कि शेरशाहबाद जो था वो बंगाल में था, तो यही वजह है क्या कि जो शेरशाहबादी वो बांग्ला बोलते हैं? शेरशाहबादी जो बांग्ला बोलते हैं असल में बांग्ला नहीं है, वो भाषा है। ये बांग्ला भाषा नहीं, बांग्ला भाषा नहीं, थोड़ा सा अलग है ये। हर भाषा का वो भाषा होता है। जी जी जी। तो बोली एक तरह से बोली है जी। तो शेरशाहबादी भाषा जो है ये एक बांग्ला भाषा का एक उपभाषा है, आंचलिक भाषा है। तो शेरशाहबादी भाषा में लगभग ये 20% शब्द जो है फारसी और अरबी का है। शेरशाह बादशाह बने और बंगाल को नियंत्रित करने के लिए वहाँ जो फौजी कैंप बनाए, तो उनमें ओरिजिनली उनका जो जन्म स्थान था अफगानिस्तान, बहुत सारे फौज वहाँ भेजे थे। अच्छा। और ये जो पंजाब जो उनका जन्म स्थान है, हरियाणा पंजाब, वहाँ से वो बहुत सारे फौज को वहाँ शामिल किए थे। और सासाराम इलाका जो है, यहाँ से भी बहुत सारे फौज को वहाँ शामिल किए थे। इसलिए हमारी मातृभाषा, हमारा शेरशाहबादी भाषा में मैथिली भी है। अच्छा। सासाराम का इलाका ये नेपाली भी है। हमारे शेरशाहबादी भाषा में नेपाली का भी कुछ अंश है, कुछ शब्द मैथिली का बहुत है, संस्कृत भी आ जाता है, और पंजाबी भाषा भी है, और अफगानी भाषा भी है। अफगान लोग अरबी बोलते। फौजी कैंप में बहुत सारे लोग रह रहे थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, तो वहीं से फिर ये इस ये जो है वो लोग आए और शेरशाहबाद में बस गए। हाँ। फौज बनकर जी। लेकिन उन लोगों की जरूरत पड़ी, हो सकता है कि 10% भी नहीं होंगे, अपने परिवार बाल बच्चे के साथ आए हों। हाँ। अपने बीवियों के साथ 10% भी नहीं आए होंगे, तो 90 या 85% या उससे भी ज्यादा परसेंट, तो उनसे भी ज्यादा परसेंट ये अविवाहित थे फौज। तो उनको जरूरत पड़ी, वहां बस गए। तो जरूरत पड़ी, बंगाली चाहे हिंदू हो जो कि कन्वर्ट हो करके नॉन मुस्लिम बन करके वो मुसलमान बन गई हो, हाँ, चाहे हिंदू घराने की बेटी मुसलमान बन करके शेरशाह ये बादी फौजों के ये परिवार में शामिल हुए, बीबी पत्नी के रूप में, और या फिर बंगाली मुसलमान। तो बांग्ला भाषा जो है, बांग्ला भाषा वहाँ के जो मातृभाषा, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा थी, वो भाषा माँ हमारी जो थी बांग्ला भाषी थे। जी जी जी। बाप हमारे अफगानी, पंजाबी और ये सासारामी थे। हाँ। सासाराम के थे। तो हमारी भाषा में ये खिचड़ी बन गई हमारी। लेकिन बंगाली लोग समझ जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बंगाली लोग समझ जाते हैं कि बांग्ला बोलते हैं, लेकिन ये ठेठ बांग्ला बोलते हैं। ठेठ बांग्ला बोलते हैं, थोड़ा सा अलग है, अलग लोगों से अलग है। हाँ, अलग बोलते हैं। तो ये हमारा बांग्ला भाषा है। शेरशाहबादी, ये इसको अगर कहे शायद शेरशाहबादी भाषा तो हम अच्छा होगा। हाँ, शेरशाहबादी भाषा अगर कहे तो अच्छा। ये एडवोकेट सईद साहब, एडवोकेट सईद साहब जो कि पहले ये मुस्लिम लीग में थे और पूर्ण मालदा जिला के वो ये मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और जौहर अहमद चौधरी प्रेसिडेंट, तो 1946 में जौहर अहमद चौधरी वो भी शेरशाहबादी थे, जमींदार थे, उनका इंतकाल हो, उनका इलाका बांग्लादेश से पड़ गया है। तो ये एडवोकेट सईद साहब जब देखा कि भारत वो नहीं चाहते थे भारत का विभाजन हो, मुस्लिम लीग के पक्षधर थे, मुसलमानों के हक के लिए लड़ते थे, लेकिन पाकिस्तान के विरोधी थे। देश विभाजन सईद साहब, एडवोकेट सईद शेरशाहबादी हैं, शेरशाहबादी महात्मा गांधी के आंदोलन में साथ दिए। अच्छा, तो मतलब अगर मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि जो हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए जो आंदोलन चला था उसमें शेरशाहबादी शामिल था। बिल्कुल सईद साहब है। 1946 में जब ये आजादी से पहले भी यहाँ चुनाव होता था विधानसभा का, बिल्कुल। तो 1946 में रोतवा केंद्र से वो ये विधायक चुने गए थे। ये जो रोतवा है ये बंगाल में, हाँ, वो रोतवा जो मालदा में है, वहां से सईद साहब, एडवोकेट सईद साहब MLA चुने गए थे। सईद साहब बाद में विरोध किया, वो मुस्लिम लीग से अलग हो गए, कांग्रेस में शामिल हो गए। मतलब वो जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो गया तो विरोध किया, पाकिस्तान का विरोध किया कि विभाजन नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो रोक रहे थे कि पाकिस्तान नहीं जाओ, यानी बर्बाद हो जाए, अपने लोगों को रोक रहे थे पाकिस्तान नहीं जाओ। सईद साहब भी कोलकाता में थे। अच्छा, सईद साहब भी कोलकाता में झंझट हिंदू मुसलमान दंगा को मिटाने में थे। उस वक्त क्या किए,
मालदा जिला के मुसलमान मुस्लिम लीग लोग उनके डेरा जो था मालदा शहीद साहब का आग लगा दिया था। अच्छा, क्योंकि वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे थे। अच्छा। तो बाद में वो जब देश आजाद हुआ तो 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो शहीद साहब फिर रोतवा से एमएलए चुने गए और विधान चंद्र राय जो वहाँ के मुख्यमंत्री हुए, तो विधान चंद्र राय चाहते थे कि भालू का, जो कि भालू का रोड है उसी के से भालू का स्टेट जो है जमींदार, वहां से वो चाहते थे कि एक हार गई थी, उम्मीदवार हार गई थी, वो चाहते थे कि वो एमएलसी नहीं एमएलए में चुने, विधानसभा से चुने, निर्वाचित हो। तो शहीद साहब से बोले कि आप इस्तीफा दे दीजिए। अच्छा, तो शहीद साहब इस्तीफा दे दिए और रेणुका चौधरी जीते चुनाव में, उनको एमएलसी बना दिया गया। किनको? सईदुर्रहमान साहब। हाँ, और कई बहुत सारे पोस्ट में रहे। जानकारी तो मिल गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शीर्षावादियों का कुछ रोल रहा है? क्या शीर्षावादी इसमें शामिल रहे हैं? 1835-36 में उस जमाने में वो तहरीक मुजाहिदीन का चीफ बन गए मौलाना बेलायत अली, जो कि ये पटना सादिकपुर पटना में। उनके मझला भाई थे मौलाना एनायत अली, वो बंगाल आए और कई ये संगठन कायम किए, कई जगह वहाँ वो खलीफा नियुक्त किए, जिसमें से मालदा जिला के, उस वक्त मालदा जिला में बांग्लादेश से पड़ जाता है शायद नदी का कटान के चलते, तो नारायणपुर एक गांव था, वहाँ के निवासी रफीक मंडल साहब। अच्छा, रफीक मंडल साहब वो बात किए मौलाना इनायत अली के हाथ। अच्छा। और मौलाना इनायत अली साहब उनको इस इलाका, बंगाल इलाका का खलीफा बना दिए। रफीक मंडल को। रफीक मंडल कौन थे? रफीक मंडल शेरशाहवादी थे। शेरशाहवादी? हाँ। अच्छा। तो आप तो हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर लताड़ी एक गाँव है। अच्छा, यहीं पे था। हाँ। लताड़ी गाँव में उनके वंशज हैं रफीक मंडल के। अच्छा। रफीक मंडल के वंशज रिश्तेदार यहाँ लताड़ी में है। बिल्कुल। W हंटर ने यह किताब लिखी जिसका नाम द इंडियन मुसलमान्स। उसके पेज संख्या 85 में उन्होंने लिखा है कि बंगाल के पुलिस कमिश्नर के चिट्ठी नंबर 1001 का हवाला देते हैं, लिखे हैं वो उन्होंने, पुलिस कमिश्नर साहब जो लिखे हैं वो चिट्ठी का नंबर है 1001, 13 मई 1843। उसमें उन्होंने, पुलिस कमिश्नर साहब ने लिखा है कि बंगाल में एक नेता है जिनका नाम रफीक मंडल है। अच्छा। रफीक मंडल है, उनके नेतृत्व में लगभग 80,000 अनुयायी फौज तैयार है। ये W हंटर ने लिखा? हाँ, अभी भी देख सकते हैं आप इंडियन मुसलमान के पेज नंबर 85 में। अच्छा। तो वो सरकार को लिखते हैं पुलिस कमिश्नर साहब कि चिट्ठी नंबर 1001 दिनांक 13 मई 1843 कि एक नेता है, वो तो शेरशाहवादी नहीं बोले उस समय तो। हाँ, वहाँ भी आंदोलनकारी एक नेता है जिनके नेतृत्व में 80,000 फौज है। तो मिल रहा है कि पेज नंबर 85 में कि 80,000 अनुयायी ऐसे थे जो अपनी जान दे सकते थे, लेकिन अपने ये दल के संगठन के साथ, अपने नेता के साथ धोखा नहीं दे सकते। मौत को कबूल कर सकते थे, लेकिन अपने कौम, अपने संगठन, अपने नेता के साथ धोखा नहीं दे सकते। वो लिखे हैं रफीक मंडल के बारे में। और वो सारे के सारे, हम तो कहेंगे रफीक मंडल शेरशाहवादी थे और रफीक मंडल के नेतृत्व में था। तो अगर 80,000 में ज़्यादा नहीं तो 40,000 तो शेरशाहवादी जरूर रहे होंगे उस समय 80,000 में 40,000 शेरशाहवादी जरूर रहे होंगे। तो उनमें से, वो तो उस जमाने की बात हुई। क्या कोई जेल गए? हाँ, आपके यहाँ से जैसे शेरशाहवादी कम्युनिटी से 1853 में जेल गए थे रफीक मंडल साहब, वही 1853 में जी। अच्छा। और वो जब ये बूढ़े हो गए तो इस्तीफा दे दी अपने जैसे नेतृत्व से, और उनका बेटा मौलाना अमीरुद्दीन साहब को अपना खलीफा बना दिए। ऐसा कोई है कि आपकी शेरशाहवादी कम्युनिटी से जो आंदोलन की वजह से, जो है अंग्रेजों से दुश्मनी की वजह से उनको जेल जाना पड़ा या फांसी की सजा हुई हो, ऐसा कोई? रफीक मंडल के बारे में बता दिए हैं जी। उनका सुपुत्र मौलाना अमीरुद्दीन साहब जो बाप के नेतृत्व को अपने ये संभाले,
और उन पर केस जब हुआ, केस नंबर 1285, केस नंबर 1285, सन है 1870। उस केस में उनको फांसी की सजा हुई थी, अमीरुद्दीन साहब को। ठीक। जब उनको फांसी की सजा जब सुनाई जा रही थी, जज साहब सुना रहे थे, तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोले? ये अमीरुद्दीन साहब खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह बोले। अंग्रेज समझ रहा था अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है, इजहार, खुशी का इजहार करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। तो अंग्रेज सरकार और जज सारे लोग समझ गए कि ये शहीद होने की खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, इसको फांसी की सजा नहीं दी जाए। कुत्ते की मौत मारने के लिए उनको आजीवन कारावास अंडमान निकोबार भेज दिया गया। अच्छा, काला पानी जिसको कहा जाता है, वहां भेज दिया गया। और 1883 तक वो काला पानी अंडमान निकोबार में रहे वो। ठीक। अभी भी उनका बक्सा है वहां रखा हुआ, जिस जेल में थे। अच्छा, अमीरुद्दीन साहब का बक्सा अभी भी रखा हुआ है। ये बांग्लादेश तो 1972 में बना है, मुजीबुर रहमान के आंदोलन में। उससे पहले ये सईद साहब बांग्लादेश, ये पूर्वी पाकिस्तान जाने से रोक रहे थे मुसलमानों को, सिरसाबादियों को, और वो पहला MLA बने। और जोहर अहमद चौधरी साहब यहाँ के, वो भी सिरसाबादी, मालदा जिला ये के चेयरमैन बने थे जिला परिषद के। अच्छा, आज़ादी से पहले जोहर अहमद चौधरी साहब तो सिरसाबादी थे। इब्राहिम मंडल जो 1865 षड्यंत्र साहिबगंज, ये राजमहल षड्यंत्र में उनको आजीवन कारावास हुआ था, वो भी सिरसाबादी। इब्राहिम मंडल जो कि साहिबगंज में उनका घर इस्लामपुर है, इस्लामपुर गांव है। तो फांसी की ये आजीवन कारावास हुआ था, अंडमान भेज दिया गया था उनको भी। अच्छा, तो सिरसाबादी। तो इस तरह से अब चलिए, बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सिरसाबादी में, ज्यादा दूर जाना नहीं होगा। 1942 का जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो कटिहार जिला में रक्सी एक गांव है, जो कि रक्सी गांव के रहने वाले सफदर मुंशी। तो 1942 के लड़ाई में वो ये जुलूस में निकले थे, थाना को जलाने के लिए निकले थे, थाना को लूटने के लिए निकले थे। उनसे से ये 3 आदमी मारे गए थे कटिहार में, और उनको गोली लगी थी, 7 गोली लगी थी। सफदर मुंशी सिरसाबादी। अच्छा, तो उनको 7 गोली लगी थी, और वो हॉस्पिटल में, वो ये हथकड़ी लगा करके वो हॉस्पिटल में रहे। अच्छा। वो जब उनसे ये खोज में चला कि उनको पेंशन मिलेगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी है, तो रक्सी गांव छोड़ के यहाँ गए थे, नहीं मिला। आखिर 1995-96 तक में कोई कहा कि वहाँ पूर्णिया में पाइएगा, वहाँ घर पहुँचे खोज करने वाले। अच्छा, सरकारी लोग। उनसे जब मिले तो बोले कि हमारी उम्र, अरे तुम लोग अब आए हो, अब तो हमारी उम्र लगभग 100 साल होने चला है, तो क्या मिलेगा हमको? बोले कि पेंशन। ओ पेंशन के लिए हम मरने गए थे, देश को आज़ादी दिलाने के लिए, आज़ाद करने के लिए गए थे, पेंशन लेने के लिए नहीं। वो पेंशन गरीबों का देना सरकार बांट देगी, पेंशन लेके हम बूढ़े में, अब तो मरने वाले हैं, पेंशन लेके मरना नहीं चाहते। सफदर मुंशी कहा कि वो पेंशन सरकार को बोल दीजिए, सरकार बांट देंगे गरीबों में, हम नहीं खा के मरेंगे, हम तो शहीद होने के लिए गए थे, देश को आज़ाद करने के लिए दीवाना थे, वो पेंशन का हम दीवाना नहीं आज भी नहीं लेंगे। 2001 जिला में सबसे पहला कॉलेज जो बना था, मालदा कॉलेज। वो कॉलेज जो है पहले दादोन चौक, जो अभी शिवगंज जो है, जो बंगाल में पड़ गया, बांग्लादेश में पड़ गया, वहां हुआ स्थापित। और मालदा कॉलेज ठीक, वहाँ दियारा इलाका, जुबा हुआ इलाका था, वहाँ मुश्किल था, और उनको वो प्रिंसिपल बने थे प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब। अच्छा, वो मालदा चला, मालदा कॉलेज का स्थापना 23 जुलाई 1944 को हुआ है। वहां से आकर के प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब प्रिंसिपल थे, और उसका ये उद्घाटन करता कौन थे? सोमराज स्मिथ, उस जमा के मालदा जिला के कलेक्टर। प्रोफेसर सनाउल्लाह साहब सिरसाबादी हैं, ये प्रिंसिपल थे, उसे सिरसाबादी हैं। और हम ये कहें कि जो मालदा कॉलेज के संस्थापक सनाउल्लाह जो थे, वो सिरसाबादी हैं। और एक बात जान लीजिए, एक बात नहीं लोग जानते हैं, पूर्णिया जिला जो है, अभी हम जो ये किताबों का ये करने के लिए विभिन्न जगह में जा रहे हैं, आपको बोलने भूल जाएंगे, इसलिए पहले सवाल से पहले ही जवाब दे रहे हैं कि 1954 के सर्वे में ये तो सिरसाबादी को आरक्षण मिला है, जाति के रूप में सब ये कबूल करने लगा है।
2 फरवरी 1984 में जो सम्मेलन हुआ ऑल बिहार शेरशाहवादी एसोसिएशन का, ये मुबारक हुसैन साहब के अंडर में हुआ हाँ, था जी। ये कोसी परमंडलीय ये स्तर का सम्मेलन था 2 फरवरी 1984 को, ये कटिहार में रेलवे मैदान में। तब लोगों ने समझा ये लोग शेरशाहवादी हैं, अच्छा अच्छा, पूरे तौर से समझा। उससे पहले लोग संदेह के निगाह से देखते थे। उससे पहले 1963 के गैजेटियर, जो पूर्णिया गैजेटियर 1963 है, उसमें गैजेटियर जो गैजेट लिखने वाले राजा पीसी लाल राय जी, वो ये पेज नंबर 151 से 153 में उल्लेख किया है शेरशाहवादी के बारे में। अच्छा, कि शेरशाहवादी है यहाँ कहाँ है वो बताए हैं। 1954 के सर्वे में, 1954 के सर्वे में कोई सोच भी नहीं सकता था, सब शेरशाहवादी भी एक से आया और कहा कि शेख लिख दिया। लेकिन एक शेरशाहवादी ऐसे भी थे, अपना जाति का नाम शेरशाहवादी लिखाया, उनका नाम में भूल से लिख दिया क्या, शेख सोहरुल्लाह, अच्छा, जाति शेरशाहवादी। वो ये खतियान हमारे पास है। 1954 में जो बिहार का सर्वे हुआ, जमीनी सर्वे, तो पूर्णिया जिला के ही ये कस्बा प्रखंड के अंतर्गत उनका घर है। गांव का नाम है ये सदभेली, टोला का नाम बालूटोल। खतियान 1954 का ये खतियान जो है उसमें शेरशाहवादी लिखा है कि जाति शेरशाहवादी। अच्छा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, कोई नहीं सोचा था। 1954 के सर्वे का खतियान हमारे पास है। 1954 के बाद 1963 में राजा पीसी लाल राय पूर्णिया गैजेटियर में हमको शेरशाहवादी कहा है, लिखा है। हाँ, शेरशाहवादी 153 से 151 से 153 पेज में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, उस समय उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। ये लोग शेरशाहवादी हैं। अच्छा, ये लोग शेरशाहवादी हैं। और उनसे पहले 1954 के सर्वे में हमारा शेरशाहवादी हाजी सोहरुल्लाह साहब लिखवाए हैं। वो कितना लंबा सोच के थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। हाँ। तो ये है हमारा कि हमको कोई अगर कहे कि बांग्लादेश से है, हमारे लोग बांग्लादेश गए हैं, मतलब बांग्लादेश से आए नहीं, मतलब आपके लोग, हमारे लोग बांग्लादेश में जो बाद में चले गए, जो बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश वाले ये कह सकते हैं कि तुम हिंदुस्तानी हो। हाँ, ये कह सकते वो कह सकता है कि तुम लोग वहां से आए हो। हाँ। हम लोग वहां से हम वहां के लोग यहाँ क्यों आते, नहीं आए। चलिए, लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूंगा कि आपकी कई सारी किताबें आने को है, क्या कुछ परेशानियां हैं, क्यों नहीं आ रही है? बहुत लंबे समय से ये जो है ये देख रहा हूं, अफसोस की बात है। पैसे का दिक्कत, घर बार चलाना है और कोई नौकरी नहीं हमारे घर में, हम खुद बेरोजगार, पैसे की दिक्कत में। और हम जो भी संकलन करना चाहते हैं, जब तक हम उनके घर नहीं पहुंच जाएंगे जिनके बारे में लिखना चाह रहे हैं, उनके वंशज में कोई है, कोई तो होंगे, परपोता भी होंगे, जब तक उनसे मिल नहीं लेंगे और उनसे अनुमति नहीं लेंगे कि आपके बारे में, आपके दादा या परदादा के बारे में लिखना चाहते हैं, जब तक अनुमति नहीं ले लेंगे हम नहीं लिखेंगे। ये हवाई फायरिंग हम करना नहीं चाहते हैं और इसीलिए हमारा सफर करना पड़ेगा। इसलिए हम दिल्ली सफर किए। अब बिना खर्च का सफर नहीं होता है, सफर और परेशानी भी है। तो हम चाह रहे थे, क्या कहेंगे, दुर्भाग्य की बात है, हमारे शेरशाहवादी में पैसा वाला बहुत है। एक हमारे दोस्त मदनी साहब थे जो पैसा बहुत मदरसा वगैरह बनाते हैं। तो हम बोले कि मदनी साहब, अरे काम कीजिए ना, हमको 4-5 मदनी साहब, 5-5 बहुत बड़े बड़े आलिम या जो आपके जो रिश्तेदार हैं, धनी लोग हैं, ठेकेदार मिकेदार हैं, 5-7 आदमी मिल करके हमको खरीद लीजिए ना। खरीद के क्या करेंगे? बोले कि आप लोगों का ये किताब जो हमारी बाकी है, 7-8 किताब लिखनी है, लिख नहीं पाते हैं, तो हम घर में 10-12 हज़ार रुपये दीजिए आप लोग मंथली। तो घर को संभालने, हमारी बीवी बच्चा है, उन लोगों को हम दे देंगे कि घर संभालो और हम सफर करते हैं। यानी कम्युनिटी, बिल्कुल कम्युनिटी की तरफ से एक होना चाहिए। हाँ, ये आपका कहने का मतलब। लेकिन हुआ नहीं, हिम्मत नहीं हुई किसी को। हाँ, अपने स्तर पर करते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं, दिल्ली सफर। इसीलिए शायद मैं देर हो रही है। ये किताब मेरे पास, मुझे लगभग 3 साल पहले मेरे पास आ गई थी, है ना सर? और 3 साल के बाद मैं उस दिन से ही मैं ये देखा कि तब से किताबें अब छपी नहीं है, शायद यही परेशानी। नहीं छपी है। तो ये जो है अभी भी हमारा ये चालू है। अब छपने के लिए किताब, जो ये किताब छापने के लिए भी हम परेशान थे, कैसे छपेगी? हाँ, पैसा नहीं है हमारे पास। तो मौलाना इनाम हक मदनी साहब जो हमारे हाजीपुर कटिहार के बहुत दिलेर और बहुत बड़े और समझदार बुद्धिजीवी हैं, तो बोले कि मास्टर साहब ऐसा कीजिए ना, किताब आप छापिए, हम छापने के लिए दीजिए ऑर्डर, और पैसा हम देंगे, जो भी खर्च होगा हमारा। उनकी मदद से वो पूरा खर्च उनका है। अच्छा, तब और हम भी 1100 किताब छपी थी, हम एक किताब 4 किताब बिकी। अच्छा, उसके बाद कोई किताब बेची नहीं, हमने बेचना नहीं। तो ये एक हमारे संजीव सिंह है, पूर्णिया जनता चौक में उनका डेरा है, तो वो उनको ये किताब पहुंची। वो हमको फ़ोन किए थे लगभग 2 साल पहले
बोले कि आपकी किताब पढ़ने के बाद हम अंधकार से रोशनी में आए हैं, हमको ये अंधकार से मुक्ति मिली है। हम इतना दिन पहले हम समझ रहे थे हमारे इलाका में, हमारे क्षेत्र में इतना बांग्लादेशी घुसपैठिया क्यों निवास करता है, इतना रहता क्यों है। आपकी ये किताब पढ़ने के बाद और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, सारी ये प्रूफ देखने के बाद पता चला कि हम गुमराही में थे, अंधकार में थे। जो भारत की रीढ़ की हड्डी, भारतीय आंदोलन के, आजादी के आंदोलन में जो रीढ़ की हड्डी, जो कौम, जो ये जाति बिरादरी, उसको हम बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहे थे। बोल रहे हैं। ये भारत के अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा ये 80,000 अनुयायी फौज, उनमें से लगभग 40,000 शेरशाहवादी, उस कौम को हम बांग्लादेशी घुसपैठिया कह रहे थे। हम अंधकार में, हम अंधकार से निकल गए। पराजित करने का हमको मौका मिला है सर, आपकी किताब पढ़ने के बाद। तो ये संजीव सिंह पत्रकार भी हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे पास ये किताब जो है, इस किताब को जो जिन्होंने लिखा है मोहम्मद हजरत अली सर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सारी बातें बताई, बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए अकबर के ज़माने में अपने आप को छुपाया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों से अपने आप को बचाने के लिए किस तरीके से वो जो है दूर इलाके में बस गए ताकि उनको कोई ढूंढ ना पाए, और इसी तरीके से वो बैकवर्ड हो गए, यानी कि वो पीछे चले गए। उन्होंने पूरी बातें बताई कि किस तरीके से शेरशाहवादी जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, लोग इसके बारे में जानकारी नहीं है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा और सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर मैं बात करूं तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे पढ़ने के बाद, जिससे जानकारी हासिल करने के बाद लोग कहें कि शेरशाहवादी कम्युनिटी भी कोई ऐसी कम्युनिटी है जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में था, क्योंकि बस डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली बात, अब डॉक्यूमेंट्स है तो अब पर मिल रहा है। ये एक डॉक्यूमेंट है हमारे पास, दूसरा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स और हमारे पास है, बिल्कुल तैयार है। गजेट, हाँ, पूर्णा गजेट मालदा में अभी तो तैयार है और कुछ ही सालों के अंदर ये डॉक्यूमेंट जो है लोगों के सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत नहीं होने के कारण ये किताबें छप नहीं रही है। तो आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग सर की मदद कर सकते हैं ताकि ये किताबें आएँ। जैसे ये डॉक्यूमेंट सामने आएंगे, देखिए जैसे कि अभी सर ने बताया कि एक शख्स है जिसने ये कहा कि किताब पढ़ने के बाद वो अंधकार से बाहर निकले, तो ऑब्वियसली बात है जब डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारी चीज़ें सबूत के साथ लिखा हुआ होगा, तो ऑब्वियसली बात है लोगों के दिमाग में जो एक फितना है उससे वो बाहर निकल जाएंगे। उनके पास सबूत होगा कि भाई ये तो हम गलत बोल रहे हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। आपके पास सबूत नहीं है, खाली ज़बानी फायरिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। तो ज़बानी फायरिंग करने के साथ साथ आपको किताब हवाला वो भी तो देना पड़ेगा ना, हंटर ने क्या कहा, इसने क्या कुछ कहा, ये सारी चीज़ें किताब में डॉक्यूमेंट मौजूद होती है। अभी तक के इतना ही। अगर आप सर की मदद करना चाहते हैं तो नंबर नीचे दिए गए हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, सर की मदद कर सकते हैं, कम्युनिटी की मदद कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत एक मिनट मदद, हम व्यक्तिगत मदद नहीं, अगर कोई जिस तरह मौलाना इनामुल हक मदनी साहब ये बोझ उठाए थे किताब छापने का पूरी जिम्मेदारी, पूरा खर्च हमारा, उसी तरह से 2-3 शख्स मिलकर अगर कह दें कि फला किताब छापिए, हम दे देंगे, वो खर्च देते। मतलब आपको पर्सनली पैसा नहीं? हाँ, और पैसा बिकेगी नहीं हमारी किताब। अच्छा, हमारी किताब बिकने के लिए नहीं छपेगी, बांटने के लिए छपेगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये हम पैसा लेने के लिए हम कभी काम नहीं किए हैं। आज भी अपना व्यक्तिगत लाभ, अपना अल्लाह का करम है कि हमारा घर चलाने के लिए चल रहा है, और सोचे है कि अगर कोई मददगार नहीं हो तो अपने घर से ही वो किताब छापेंगे इंशाअल्लाह, अपनी आमदनी से ही। अगर वो किताब छापने के लिए कोई मदद देना चाहे तो कर सकते हैं मदद, या किताब खरीदने के लिए हमारे पास बहुत सारी किताब खरीदनी है, लगभग हमारी जो मांग है किताब मिल नहीं रही है, तो हमको दिल्ली, मऊ जाना होगा, कोलकाता जाना होगा। वो खर्च के लिए अगर कोई किताब का वो खर्च में, उस किताब में जो खर्च होगा उनके नाम से वो किताब होगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं उसमें जो खर्च होगा वो आप वो तो पर्सनल नहीं चाहिए। वो जो भी हमारा लाइब्रेरी जो है बाबा शेरशाहवादी मोहम्मद मुबारक हुसैन लाइब्रेरी, जो हमारे पास छोटी सी लाइब्रेरी है, लगभग ये 300-400 किताब है हमारे पास, विभिन्न तरह की किताब है। तो मुबारक हुसैन जो हमारे बाबा शेरशाहवादी उनके नाम से है। अच्छा, तो उनके उस लाइब्रेरी का वो अंग बनेगा वो किताब। अच्छा, वो हमारी किताब नहीं होगी, पर्सनल नहीं होगी, पर्सनल नहीं होगी, वो हम व्यक्तिगत दान नहीं लेना चाहते। हाँ, चलिए अच्छी बात, ये बहुत बड़ी बात है। यही तो कम्युनिटी जो बढ़ती आ गई, या कम्युनिटी के बारे में जो काम करते हैं उनकी मदद तो करनी ही चाहिए। आपके क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए, मदद करना चाहते हैं
तो जरूर कीजिए। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।